पहले ही दिन जब मेरी अमीर मॉम मुझे घर लेकर आती हैं, तो यह नकली यंग मास्टर पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि मेरे जैसा एक गरीब लड़का इस आलीशान घर को देखकर पूरी तरह से घबरा जाएगा। लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैं पैनिक तो दूर उल्टा उसकी ऐसी बोलती बंद करूंगा कि उसके पास कहने को एक शब्द नहीं बचेगा। विक्टर मुझे घर दिखाने के बहाने घुमा रहा होता है। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे गेस्ट रूम में नहीं रहना है। तुम्हें मुझे ये सब फालतू की चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे इतना बता दो कि मेरा बेडरूम और बाथरूम कहाँ है। बात खत्म। तभी विक्टर की नजर मेरे पीछे खड़े किसी इंसान पर पड़ती है और उसकी आवाज अचानक झूठे आंसुओं से भर जाती है। एलेक्स, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं तो बस तुम्हें इस परिवार के साथ घुलने मिलने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें हमारे घर की हर चीज पता चल सके। तभी पीछे से एक ठंडी और तीखी आवाज आती है। वह सोफिया थी, मेरी तीसरी बड़ी बहन। विक्टर, यहाँ क्या चल रहा है? विक्टर अपने चेहरे को दोनों हाथों से पोंछता है और दुनिया का सबसे बेचारा सा चेहरा बना लेता है। अरे सोफिया, तुम कब वापस आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। सोफिया मुझे घूरती है। तो तुम वही लड़के हो जिसे वो अभी घर लाए हैं? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई? मुझे सच में समझ नहीं आता कि मॉम और डैड तुम्हें वापस क्यों लाए। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, खैर सोफिया, चूंकि तुमने ये कह ही दिया है, तो मुझे उसी तरह माफी मांगने दो जैसे विक्टर ने मेरा स्वागत किया था। कैसा रहेगा? मैं तुरंत सोफिया का हाथ पकड़ता हूँ और उसे दूसरे फ्लोर के पहले कमरे से ही एक लंबा टूर देना शुरू कर देता हूँ। जब तक उसे होश आता है और वो मुझे रोकती है, मैं उसे 5 कमरे घुमा चुका होता हूँ। चुप करो, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, वो चिल्लाती है। यह सुनकर मैं अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाता हूँ। उसे एक माइक्रोफोन की तरह सोफिया के मुंह के पास ले जाकर कहता हूँ, मैम, क्या यह आपकी सच्ची राय है? पक्का आप इसे वापस नहीं लेना चाहती? सोफिया मेरी इस हरकत पर इतनी आग बबूला हो जाती है कि वो पैर पटकते हुए सीधा नीचे चली जाती है। कुछ ही पलों बाद वो मॉम, डैड और मेरी दूसरी बड़ी बहन क्लोई के साथ वापस ऊपर आती है। वहां मौजूद हर एक इंसान गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। एलेक्स, तुमने सोफिया को इतना परेशान करने के लिए ऐसा क्या किया? फिलहाल मेरा मूड उनसे शब्दों में बहस करने का बिल्कुल नहीं था। मॉम, डैड, मुझे पता है कि मैं सिर्फ शब्दों से इस बात को नहीं समझा सकता। मैं चाहता हूं कि दूसरे फ्लोर के हर सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक की जाए। विक्टर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कह दूंगा। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वो हड़बड़ाकर बोल पड़ता है, मॉम, डैड, प्लीज गुस्सा मत होइए। भाई अभी अभी यहाँ आया है। शायद वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहा है। मैंने तुरंत कहा, मैं अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। अगर आप लोग अभी फुटेज नहीं निकालते तो मैं घर छोड़कर भाग रहा हूँ और मैं ये पूरी कहानी ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा कि कैसे मुझे घर आने के पहले ही दिन धक्के मारकर निकाल दिया गया। इंटरनेट को ही तय करने देते हैं कि कौन सही है। जैसे ही डैड सुनते हैं कि मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, वो तुरंत अपने पीछे खड़े नौकर को आदेश देते हैं, अभी के अभी फुटेज लेकर आओ। पर मैं उन्हें रोकता हूँ। अरे छोड़िए, मैं इस घर में नया हूँ, किसी को नहीं जानता। मुझे कैसे पता चलेगा कि नौकर फुटेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्यों न हम सब चलकर इसे लाइव ही देखें। डैड मेरी बातों से भड़क जाते हैं। ठीक है, हम सब सिक्योरिटी रूम चलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर ये तुम्हारी गलती निकली तो तुम इस परिवार के हर एक सदस्य से माफी मांगोगे। बिल्कुल ठीक है।
वाह डैड, आप तो बहुत इम्प्रेसिव हैं, मैंने तंज कसते हुए कहा। इस बीच विक्टर डर से कांप रहा होता है। चलते चलते वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके पीछे चल रही सोफिया चौंक कर चीख पड़ती है। सभी एक साथ उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं। सोफिया गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाती है। तुम जरूर एक मनहूस हो। तुम्हारे आते ही विक्टर, जो पूरी जिंदगी बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक बेहोश हो गया। मैं पूरी तरह से सार्केज़म करते हुए पलटवार करता हूँ। वाह क्या इत्तेफाक है कि वो बिल्कुल अभी बेहोश हुआ है, बिल्कुल पैलेस ड्रामा वाले उन चालाक और नाजुक किरदारों की तरह। और जब एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान अचानक बेहोश होता है तो वो बहुत नकली लगता है। क्या सिर्फ मुझे ही उसकी बंद पलकों के नीचे आंखें हिलती हुई दिख रही हैं? जाओ उसकी पलकें उठाकर देखो। असली में बेहोश इंसान और नाटक करने वाले इंसान की आंखें बिल्कुल अलग दिखती हैं। यह सुनकर विक्टर को लेकर सबका नजरिया और हाव भाव सस्पिशियस होने लगते हैं। विक्टर मेरी बातें सुनता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन वो फिर भी बेहोश होने का नाटक चालू रखता है। मैंने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, मॉम डैड कोई बात नहीं। चलिए पहले सिक्योरिटी फुटेज चेक कर लेते हैं। बस फैमिली डॉक्टर को बुला लीजिए। वैसे भी वो यही कहेगी कि इसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर फैमिली डॉक्टर बिकी हुई है तो वो कोई ऐसी गंभीर बीमारी का नाम बता देगी जिसका सुनने में बड़ा असर होता है, लेकिन असल में उसका कोई मतलब नहीं होता। एलेक्स, तुम अपने ही भाई पर ऐसे शक कैसे कर सकते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं उससे आज ही मिला हूँ। थोड़ा शक होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ ठीक है, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। उसके बाद हम फुटेज चेक करेंगे। क्लोई, जो उस वक्त मुझसे सख्त नफरत कर रही होती है, फिर भी डॉक्टर को कॉल करती है। मॉम मुझे फुटेज चेक करने ले चलिए, मैंने कहा। एलेक्स जाने दो, मॉम को विक्टर के साथ रुकना होगा। मैं थोड़ा बेचैन होने लगता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, उसे देखते रहने का कोई फायदा नहीं है। सिक्योरिटी रूम कहाँ है? अगर तुम मुझे अभी नहीं ले गई। बेहोश पड़े विक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ते हैं। डैड भारी आवाज में कहते हैं, दूसरे फ्लोर की पिछले 30 मिनट की फुटेज निकालो। बहुत जल्द विक्टर और मैं स्क्रीन पर नजर आते हैं। वीडियो में विक्टर बहुत ही ईमानदारी से मुझे कमरों का टूर दे रहा है। क्लोई मेरी तरफ तंज से मुस्कुराती है। देखो विक्टर पूरी तरह से बेकसूर है। अब तुम्हारे पास अपने बचाव में कहने के लिए क्या है? अभी सच सामने नहीं आया है। नो कमेंट। उम्मीद है तुम थोड़ी और समझदार बनोगी क्लोई, मैंने तुरंत जवाब दिया। फुटेज के 20 मिनट बीत चुके हैं। विक्टर अभी भी मुझे फालतू के कमरे दिखा रहा है। सबके चेहरों के हाव भाव अजीब होने लगते हैं। फिर वे देखते हैं कि मैंने विक्टर की बात काट दी। अगले ही पल विक्टर बिना किसी बात के अपना वो आहत चेहरा बनाता है और झूठी रोती हुई आवाज में बोलने लगता है। तभी सोफिया की आवाज आती है। फुटेज में साफ दिखता है कि बिना किसी कारण के विक्टर अपना चेहरा पोंछता है और अचानक मेरे खिलाफ खुद का बचाव करने लगता है। डैड की नजरें हमेशा से तेज रही हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका गोद लिया हुआ बेटा उतना मासूम और प्यारा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। यह सब फुटेज पहले ही प्ले हो जाने के बाद विक्टर का अचानक बेहोश होना बिल्कुल बेतुका लगता है। किसी को यकीन नहीं होता कि वह सच में तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हुआ है। मॉम को शायद अभी पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है कि उनका गोद लिया हुआ बेटा असल में क्या क्या करने में सक्षम है, लेकिन वो इतना समझ जाती हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। एलेक्स मुझे माफ कर दो। मॉम को तुम पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। फिर सोफिया अपनी नाक रगड़ती है और एक अजीब अटपटे स्वर में कहती है, उसके लिए माफ करना एलेक्स। जैसे ही सभी लोग वहां से निकलकर अपने अपने कामों में वापस जाने वाले होते हैं,
एक नौकरानी सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खटखटाती है। सर, मैडम, मिस क्लोई, फैमिली डॉक्टर आ गई हैं। यंग मास्टर विक्टर अभी भी नहीं उठे हैं। मिस सोफिया ने मुझे आप सबको बुलाने को कहा है। डैड का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो देखना चाहते हैं कि यह गोद लिया हुआ बेटा अब कौन सी नई चाल चलेगा। चलो चल कर देखते हैं। सभी जल्दी से विक्टर के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। मैं फैमिली डॉक्टर को एक नज़र देखता हूँ। बहुत ही सौम्य और सुंदर, बिल्कुल किसी सीईओ रोमांस नॉवेल की सेकंड फीमेल लीड की तरह, जो हमेशा नायक के लिए समर्पित होती है। मैं खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक पाता। खैर, इसके जैसी शादी की उम्र वाली औरत अगर विक्टर से प्यार करती है तो पक्का उसके लिए तरह तरह की अजीब बीमारियां ईजाद करने वाली है। भले ही उसे कुछ न हुआ हो, वो कुछ न कुछ बना ही देगी। क्लोई, जो ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी, मेरी हर एक बात सुन लेती है। तभी वो युवा सुंदर डॉक्टर एक चिंतित चेहरा बना लेती है। सर, मैडम, यंग मास्टर विक्टर लंबे समय से इमोशन स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनका मूड बहुत खराब चल रहा था, जिसकी वजह से दिमाग में खून का बहाव कम हो गया और वो बेहोश हो गए। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी खास बात हुई है जिसने यंग मास्टर विक्टर को इतना बड़ा मानसिक सदमा दिया। मैं बिना झिझके सीधा बोल पड़ता हूँ, जैसा मैंने सोचा था। यह उन बीमारियों में से एक है जो या तो होती है या नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे घुमा फिरा कर बताते हैं। डॉक्टर बेल की आवाज धीरे से उभरती है। क्या आप वही यंग मास्टर हैं जिन्हें अभी अभी घर लाया गया है? हो सकता है आपको इस तरह की कंडीशन के बारे में जानकारी न हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे पेशे को किसी नौसिखिए के नजरिए से न आंकें। मैं एक आह भरता हूँ। मैं कमरे में लटके सजावटी सामानों से कुछ पंख निकाल लेता हूँ। फिर मैं डॉक्टर बेल की तरफ मुड़ता हूँ। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा, डॉक्टर। आज मैं एक पुनर्जन्म लिया हुआ मेडिकल जीनियस हूँ। मैं सीधा विक्टर के पास जाता हूँ। उन पंखों को पकड़कर मैं उन्हें उसके नंगे पैरों के तलवों पर आगे पीछे रगड़ने लगता हूँ। फिर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और सबको बताता हूँ कि वो जाग रहा है, बस नाटक कर रहा है। आप उस इंसान को कभी नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। हालांकि इस गुदगुदी को बर्दाश्त करने के लिए अभी उसके शरीर की हर मांसपेशी शायद पूरी तरह से अकड़ गई होगी। मॉम भी विक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखती हैं और पाती हैं कि उसकी मांसपेशियां वाकई पत्थर की तरह सख्त हो चुकी हैं। यह किसी बेहोश इंसान की रिलैक्स्ड स्थिति जैसा बिल्कुल नहीं था। वो डैड की ओर सिर हिलाकर इशारा करती हैं। डैड का चेहरा सख्त हो जाता है और उनकी आवाज में एक धमकी होती है। विक्टर, इस बात का सम्मान करते हुए कि तुम अभी भी मेरे गोद लिए हुए बेटे हो, मैं आज की इस घटना को नजरअंदाज कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने सोने का नाटक जारी रखा तो मेरे पास तुम्हें घर से बाहर फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी विक्टर कोई जवाब नहीं देता। मॉम, डैड, आप लोग बहुत कठोर हो रहे हैं। सोफिया मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो फिसलकर सीधा विक्टर के पेट पर गिर जाती है। यह देखकर मैं उसे थम्स अप देता हूँ। पता चला कि असली मेडिकल जीनियस तो सोफिया है। डॉक्टर बेल हालात बिगड़ते देख जल्दी से विरोध करते हुए बोल पड़ती हैं। यंग मास्टर एलेक्स, आप हद पार कर रहे हैं। इतने भारी वजन से तो कोई भी दर्द के मारे उठ जाएगा। मैं अपना फोन निकालता हूँ। डैड, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इस डॉक्टर को पता है कि वो क्या कर रही है। मैंने चेक किया, यहाँ से सबसे नजदीकी टॉप हॉस्पिटल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। चलिए उसे वहाँ ले चलते हैं और उसका फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोग जो सफेद झूठ बोलते हैं, इस नाटक को ज्यादा देर तक खींच पाएंगे। यह सुनकर कि वे उसे एक असली अस्पताल ले जा रहे हैं, विक्टर अंदर ही अंदर घबराने लगता है। वो आंखों में आंसू लिए हुए अपनी आंखें खोलता है।